चलिए आज की क्लास को शुरू करें। दोनों हाथ सीने के पास लगाइए। गायत्री मंत्र सभी के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना, उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए पेन और पैड निकालिए, खोलिए। क्या क्या कल लिखे थे, क्या क्या लिखे थे? कुछ लोग नए हैं वो भी समझ जाए इसमें, जो छूट चुके थे कल रात में। बताइए क्या लिखे थे पहले। प्राकृतिक चिकित्सा शरीर। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है बताइए। शरीर सभी रोगों का रोग एक कारण। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? शरीर, मन, आत्मा तीनों की पंच तत्वों के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा। हाँ, वो है प्राकृतिक चिकित्सा। अब प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या क्या लिखाए थे पहला बताइए। सभी रोग एक कारण, एक उपचार, एक। ठीक है। कारण क्या है? विजातीय तत्व। दूसरा सिद्धांत पढ़िए, क्या लिखाए थे? रोगों का मुख्य कारण कीटाणु, विषाणु, जीवाणु नहीं, शरीर में जमी हुई गंदगी है। तीसरा बताइए। ये इतना ही लिखा है। तीसरा नहीं लिखाए थे? नहीं, दो ही लिखाए थे। तीसरा सिद्धांत रोगों का मुख्य कारण कीटाणु, जीवाणु, विषाणु नहीं, शरीर में जमी हुई गंदगी। चौथा पांचवा 4 से लेकर 10 सिद्धांत नहीं होगा, 3 तक बताया। हाँ तो दो ही बता रहे हैं ना, एक और छूट रहा है आपका। पहला लिखाए थे सभी रोग एक, कारण एक, उपचार एक। दूसरा लिखाए थे रोगों का मुख्य कारण शरीर में जमी हुई विजातीय तत्व है, मतलब टॉक्सिन। और तीसरा लिखाए थे रोगों का मुख्य कारण कीटाणु, जीवाणु, विषाणु नहीं, शरीर में जमी हुई गंदगी है। चौथा लिखिए। चौथा लिखिए, दबे हुए रोग, दबे हुए रोग, दबे हुए रोग उभर कर ठीक होते हैं। दबे हुए रोग उभर कर ठीक होते हैं। दबे हुए रोग उभर कर ठीक होते हैं। क्या समझे इससे? क्या समझ रहे हैं इससे? रोग दबते कैसे हैं? वो तो अलग चीज है। एलोपैथिक की दवाई हाँ, दवाई किसे कहते हैं? दवाई किसे कहते हैं? वे औषधि। और जो रोगों को दबाती है वो है दवाई। तो हम लोग आजकल, आज तक हम लोग दवाई खा रहे थे, है ना। और जितने भी एलोपैथ की दुकान है, सभी के बाहर में आप लिखा हुआ देखते होंगे ड्रग्स एंड केमिस्ट। यही होता है ना, फार्मेसिस्ट होते हैं। तो ड्रग्स एंड केमिस्ट का मतलब वही, वहीं से लेके हम खाते हैं। मतलब हम सब ड्रगिस्ट हैं, सब ड्रग्स ले रहे हैं ना। यहाँ तो थोड़ा सा मिल जाए तो जो है जेल हो जाती है लोगों को। तो वो भी ड्रग्स है, ये भी ड्रग्स है। तो हम लोग भी ड्रग्स ही ले रहे थे। तो सब ड्रग्स हैं, वहां पर कोई भी औषधि नहीं है आपके पास। छोटा हो बड़ा हो सब ड्रग्स हैं। तो लोग को बोलते रहते हैं ड्रग्स माफिया है, कुछ भी है, लेकिन हम लोग वही काम कर रहे हैं। ड्रग्स ले रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, हम लोग अंदर ले रहे हैं। तो हमें लेना चाहिए औषधि जो आयु को बढ़ाने वाला है। तो दवाई समझ गए, दवाई जो रोगों को दबाए वो है दवाई। तो कॉमन सेंस से सब समझ सकते हैं इस चीज को, कोई इसमें बड़ी लॉजिक वैज्ञानिक है नहीं। तो इसमें वही बताया गया कि दबे हुए रोग उभर कर ठीक होते हैं। जो आज तक आपने एलोपैथ की दवाई खा खा करके रोगों को दबाया है, वो इसमें उभरते हैं, निकलते हैं बाहर। जैसे नाले में यदि कचरे सब जमा हो जाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक कचरे जमा होते रहते हैं उसमें, तो जब सफाई करेंगे तो क्या होगी? फिर वो उसको कुरेदेंगे, हम कुरेदेंगे तभी तो साफ कर पाएंगे उसको। तो कुरेदते जाए तो क्या आती है उससे? फिर सुगंध तो आती नहीं है, कुछ और आती है, बदबू आती। तो आपकी भी जो चिकित्सा शुरू हुई है, इसमें हो सकता है आजकल परसों 2-3 दिन के अंदर में कुछ शरीर से बदबू आएंगी आपकी।
स्मेल आएंगी, गंदी गंदी बास पाएंगे, शरीर से पसीने निकलेंगे, मल तो बाहर हो ही रहे निमा में। अभी शाम में आपको देंगे भाप स्नान, तो उससे भी पसीने आएंगे, वो भी हो सकता है बदबूदार हो। तो जितने आपने मेडिसिन आज तक खाई थी, दवाई खाई थी, वो सब दवा के जो गंध है सब बाहर आएंगे, जितने केमिकल थे सबके गंध बाहर आएंगे। ऐसे ऐसे गंध होंगे कि आपको खुद ही बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो दबे हुए जो रोग हैं वो सब उभर उभर करके ठीक होंगे। तो इसलिए इसमें घबराना नहीं। माइग्रेन की दवा जो खा खा करके आज तक जिन्होंने दबाया था, हो सकता है कि 1-2 दिन उनको वो दर्द बढ़े, कहीं यदि दर्द हो शरीर में, हो सकता है कि बढ़े, वो पेट में दर्द हो, जहां भी दर्द हो सकता है कि बढ़ जाए थोड़ी आपकी, लेकिन केवल वो दर्द जो है 36 घंटे के लिए होगी आपके पास। इसलिए इसमें घबराना नहीं है आपको कि हम तो यहाँ पर आए नेचुरोपैथी में और ये तो उल्टा ही हो गया, गड़बड़ी हो गया सारा चिकित्सा लेकर के। तो 36 घंटा जो है आपके दबे हुए रोग उभरेंगे और उभार आएंगे, ठीक है। तो जैसे दीपक की आप बोल रहे थे कि बुझने पर हुआ तो और हो गया, उसी प्रकार से जब बीमारी जब दूर होने वाली होगी तो और उभरेंगे। हो सकता है फोड़े फुंसी भी आए, गर्म माहौल है, गर्म मौसम में भी, तो होने दीजिए। 36 घंटे के बाद फिर धीरे धीरे वो डाउन हो जाएंगे और अगले 36 घंटे में फिर सब नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। ये चौथा सिद्धांत था कि दबे हुए रोग उभर कर ठीक होते हैं, ठीक। प्राकृतिक चिकित्सा में दबे हैं तो उभरेंगे लेकिन ठीक होंगे, इसलिए घबराना नहीं। अगला लिखिए 5वां, तीव्र रोग, तीव्र रोग, तीव्र रोग हमारे, तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। तीव्र रोग हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। इससे क्या समझे? तीव्र रोग किसे कहेंगे बताइए? तीव्र रोग किसे कहेंगे? तीव्र रोग लिखिए क्या क्या होती है उसमें, लिख लीजिए। सर्दी, खांसी, जुकाम। तीव्र रोग कौन कौन से लिखे हैं? सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द, शरीर दर्द, पेट दर्द, शरीर दर्द, उल्टी, दस्त, उल्टी, दस्त, ये आपके क्या है सब? या फोड़े फुंसी निकलना, सीजन में से गर्मी अधिक बढ़ जाती है, फोड़े फुंसी निकल जाती है, छोटे छोटे फुंसियां आ जाती है, ये सभी आपके तीव्र रोग हैं। ये सब आपके तीव्र रोग हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? इनसे दुश्मनी कर बैठते हैं। थोड़ा सा जुकाम क्या आती है, तुरंत पहुंच जाते हैं हम लोग दवा की दुकान पर। और दवा की दुकान पर किस लिए पहुंचते हैं? उसको दबाने के लिए पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा 1-2 दस्त क्या हो गया कि तुरंत पहुंच जाते हैं हम लोग कि 2 बार हो गया, तुरंत हम दवा लेकर के उसको बंद कर देते हैं। फोड़े फुंसियां आ गई, तुरंत हम लेके बंद कर देते हैं। कुछ भी होती है इसमें से वो हम तुरंत लेके बंद दबा देते हैं इस चीज को। छोटी थोड़ी सी सिर दर्द हो गई, वो भी तीव्र रोग है, सिर दर्द, तो हम तुरंत लेकर के इसको दबा देते हैं, क्रोसिन लेकर के या पैरासीटामोल लेकर के बुखार को दबा देते हैं। तो ये बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, दस्त, ये सारे चीज जो है, सिर दर्द, ये सभी तीव्र रोग हैं। और तीव्र रोग होते क्यों हैं? क्या कारण है इसके? तो तीव्र रोग आप ध्यान देंगे तो मौसम जब परिवर्तन होती है तब ये इन बीमारियों में से कोई बीमारी आपको होती है। जब जब मौसम परिवर्तन है, जैसे अभी मौसम परिवर्तन अब होने शुरू हो गई है, होली के बाद इनमें से कुछ कुछ बीमारियां बढ़ेगी। और कब तक बढ़ेगी? जब तक चैत्र की नवरात्र शुरू ना हो जाए। और जब जब मौसम परिवर्तन है तब तक हमारे यहाँ नवरात्रि का विधान है। 4 नवरात्रियां होती है हमारे यहाँ। 4 नवरात्रि है। कितने? 4 हैं कि 2 हैं? 4 हैं। 2 प्रकट हैं, 2 गुप्त हैं। तो प्रकट वाले तो हम लोग करते हैं, गुप्त वाले हम लोग नहीं करते हैं। तो गुप्त जो है तो तंत्र साधना वाली 10 महाविद्याओं की साधना होती है, इसलिए हमें नहीं पता है, लेकिन 4 होती है नवरात्रि। तो 2 प्रकट हैं, 2 जो सांसारिक लोगों के लिए, और बाकी जो 2 हैं वो आध्यात्मिक लोग भी करते हैं, तांत्रिक भी करते हैं, विशेष साधनाओं के लिए, ऊर्जा के लिए। तो अभी जो आने वाली आपकी चैत्र नवरात्रि जो 22 या 23 मार्च से शुरू होगी, तो 9 दिन तक जो है, इसलिए सारी साधनाओं को रखा गया था कि व्यक्ति यदि नवरात्रि की साधना में आता है तो उन अनुशासन का यदि वो पालन करेगा तो अगले 3 महीने के लिए वो फिट हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा आस्तिक होते हैं तो लहसुन प्याज बंद कर देते हैं, बाकी सारा चल ही रहा है वही चीज। और कुछ लोग तो खाते ही रहते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं सावन में मांस मछली बंद कर देते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं, कुछ लहसुन प्याज भी बंद करते हैं, कुछ कार्तिक में बंद करते हैं, लेकिन करते हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसा विधान बना हुआ लोगों को। इन सब का सिर्फ भगवान से इसको लेना देना कुछ नहीं। आप लहसुन प्याज खाइए तो भी हनुमान जी ठीक है, ना खाइए तो भी ठीक है। भोले बाबा थोड़ी भाग जाएंगे कैलाश छोड़ करके सावन में आप नहीं खाएंगे तो। वो आपके लिए बनाया गया है कि आपके शरीर उस अनुकूल बन जाए, उस वातावरण को एक्सेप्ट करे, इसलिए नवरात्रियों का विधान बताया गया। और इसलिए अपने यहाँ गायत्री परिवार में 9 दिवसीय साधना जरूर कराई जाती है। आप यदि इन नवरात्रियों को ना करें तो जब आपको समय मिले तो 9 दिन की आप साधना कीजिए। उससे क्या होती है, हमारी बॉडी जो है प्रकृति के साथ अटैच हो जाती है, प्रकृति के साथ बैलेंस बन जाते हैं, रेजोनेंस उसके साथ स्थापित हो जाता है। जो परिवर्तन प्रकृति में होती है वो सब परिवर्तन हमारे शरीर में भी होती है। जैसे चांद है और मन है, चांद और मन का दोनों का संपर्क एक जैसा है। अब देखे होंगे जब पूर्णिमा होती है चांद में, पूर्णिमा की रात्रि में चांद गोल हो जाती है तो समुद्र में लहरें उठती है, तरंग उठती हैं, समुद्र किनारे अनाउंसमेंट करके सबको भगाया जाता है कि दूर भागो, सब ज्वार भाटे आ जाएंगे। तो जब समुद्र में जब लहरें आ सकती है मतलब समुद्र पानी का संबंध जो है चंद्रमा से है, तभी तो लहर आ रही है समुद्र में। और हमारे शरीर में 70% वाटर है, तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है चंद्रमा से, होता है ना। इसको ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। पूर्णिमा के दिन सबसे अधिक लोग पागल होते हैं। यदि पागल खाना का सर्वे कीजिए तो सबसे अधिक लोग पागल होते हैं चंद्रमा जिस दिन पूर्णिमा होती है, और अमावस्या को ठीक हो जाते हैं। तो चंद्रमा का विशेष प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, शरीर पर, हमें पता नहीं चलता है। 16 कला जो परिवर्तन है सारे हमारे ऊपर प्रभाव है, हमें पता नहीं। शरद पूर्णिमा के दिन आप अपने अंदर का उत्साह एक अलग ही देखते होंगे, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण आकार में होता है, 16 कला में और पृथ्वी के नजदीक होता है। लेकिन हम लोग प्रकृति से दूर चले गए, इसलिए इन चीजों की अनुभूति हमें नहीं होती। नदी के किनारे जाएं तो एक अलग ही उत्साह मिलता है, हरे हरे वादियों में चले जाएं तो एक अलग ही उत्साह है। चारों तरफ यदि फूल खिले हों तो वहां एक अलग ही अंदर से महसूस होता है। यदि आप शमशान में चले जाए तो अलग ही है, चारों तरफ यदि सूखे पेड़ हैं वहां चले जाए तो एक अलग ही वातावरण है। तो वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर है, लेकिन उसके लिए हमें अनुभव करना पड़ेगा। अनुभव तो हम करना भूल गए, प्रकृति से दूर हो गए। इसलिए इसमें लिखा गया कि दबे हुए रोग उभर कर तो ठीक होते ही हैं, लेकिन तीव्र रोग जो है वो हमारे शत्रु नहीं बल्कि मित्र हैं, इसलिए इससे दोस्ती कीजिए। प्रकृति इसको देती इसलिए है कि हमारा जो शरीर है वो ऑटो डिटॉक्सिफाई हो जाए, कहीं जाना ना पड़े। इसलिए दस्त के माध्यम से हमारी गंदगी को बाहर फेंकता है, पसीने के माध्यम से हमारी गंदगी को बाहर फेंकता है, कफ बलगम जब आती है तो हमारे शरीर से उस गंदगी को बाहर फेंकता है। और यह तब होता है जब ऋतु परिवर्तन होती है। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। 3 दिन मिनिमम है, मैक्सिमम 7 दिन है। तीव्र रोग जो है हमारे 3 से 7 दिन के अंदर आप कुछ कीजिए या ना कीजिए ठीक हो जाएंगे। 8वें दिन आप ठीक रहेंगे, हर हाल में आप ठीक होंगे। लेकिन हमारे पास धैर्य की कमी है, 24 घंटे नहीं होते कि हम तुरंत पहुंच जाते हैं मेडिसिन दुकान। मेडिसिन दुकान तक तो ठीक है, हम लोग डॉक्टर के पास भी पहुंच जाते हैं, 1000-1000 रुपए दे करके फी वहां अलग देते हैं और टेस्ट दुनिया भर के अलग कराते हैं, फिर दवाइयां अलग खाते हैं। जो बीमारी आपके 3 से 4 दिन में ठीक होनी थी, बीमारी को हम घसीटते चले जाते हैं, महीनों महीनों चलती है बीमारी। और उसमें जो फिर अगला पहले लिखा है दबे हुए रोग, तो रोग दबते कैसे हैं? जब आपकी नाक से पानी गिरनी शुरू होती है, आप दवा खा करके उसको दबा देते हैं। जो नाक से जो पानी बाहर आ रही थी उसको हम अंदर ही दबा देते हैं, अंदर ही रहो। और फिर जब सूख जाती है तो फिर हम खांसना शुरू करते हैं, फिर फेफड़े में चिपक जाती है सारी कफ जो नाक से बाहर आ रही थी। फिर हम सिरप पीते हैं, फिर सिरप पी के फिर उसको गलाते हैं, फिर मुंह से बलगम निकालते रहते हैं उसको। यही लंबी प्रक्रिया फिर धीरे धीरे आगे चल करके टीबी के रूप में परिवर्तन हो जाती है। शुरुआत कहां से होती है? तो छोटी सी बस नाक से पानी आने से, और अंत कहां होती है? टीबी में। और टीबी वाले व्यक्ति का फिर कोई इलाज नहीं, एलोपैथ में। तो इसलिए इन चीजों का यदि हम लोग ध्यान रखें और इनसे दोस्ती करें तो हम फिर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला लिखिए, 6वां पॉइंट, माता प्रकृति। 6वां पॉइंट लिखिए, माता प्रकृति। माता प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक। माता प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक। प्रकृति माता जो है वो सबसे बड़ी चिकित्सक है, इससे बड़ी डॉक्टर कोई है ही नहीं।
प्रकृति ने हमें जन्म दिया है, उसे सब कुछ पता है कि कब क्या क्या देना है। एक छोटे बच्चे को माँ जन्म देती है, उसके चेहरे देख के पहचान जाती है इसे भूख लगा है कि क्या लगा है, इसे क्या चाहिए, आवश्यकता क्या है। इस बच्चे को दूध पीने के लिए रो रहा है या कुछ और चीज के लिए रो रहा है, तो माँ को समझ में आ जाता है। या तो ये गीला कर दिया होगा इसलिए रो रहा है चेंज करवाने के लिए, या तो इसको दूध चाहिए इसलिए रो रहा है, या हो सकता है कोई और समस्या हो, कोई तबीयत खराब हो गई। तो माँ को पता है, उस माँ को पता है जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो उस माँ को तो पता होगा जो करोड़ों करोड़ प्राणियों की जो माँ है ना। दुर्गा सप्तशती में क्या बोलते हैं, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, जो प्रकृति के रूप में जो स्थित है उस माता को नमन है। तो प्रकृति जो है सबकी माँ है, वो चाहे पर्वत हो उसकी भी माँ है, चाहे हम दो पैर वाले हों उनकी भी माँ है। इसलिए यदि प्रकृति को हम अपने आप को समर्पित कर दें, यदि कभी आप बीमार हो तो आप ठीक होंगे, लेकिन हमें उस पर विश्वास नहीं है। प्रकृति में समर्पित करने क्या मतलब हुआ, यदि बीमार हैं तो सूर्य की रोशनी में अपने आप को छोड़ दें। 8 बजे से 8 से 9 के बीच का जो समय है सूर्य का, सुबह से लेकर के 9 बजे तक का, 9 के बाद नहीं, 9 के पहले तक का यदि हम सूर्य की रोशनी को लेंगे तो हमारे लिए औषधि है। उसके बाद लेंगे तो फिर उतनी काम नहीं करेगी। आप जितनी सुबह की लेंगे उतनी आपके लिए लाभदायक है सूर्य की रोशनी। उसी प्रकार से मिट्टी है, मिट्टी पर यदि आप लेटते हैं, पहले पुराने समय में लोग खेलते थे, कबड्डी होता था, खो खो होता था, दुनिया भर के लोग खेल खेलते थे। आप तो लोग खेलते भी नहीं, तो उनसे जो है हमारा संपर्क जुड़ा रहता है। सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं, जूते पहन लेते हैं, पूरे शरीर को ढक लेते हैं, आंखों में भी चश्मा लगा हुआ है, कान में भी ईयरफोन डाले हुए हैं, और साथ में एक और ले लिया, गप्पे मारते हुए चलते हैं। सब कुछ नहीं होने वाला है, वो केवल आपके एक डाटा मेंटेन है कि हम 5 किलोमीटर चल रहे हैं, 6 किलोमीटर, कुछ नहीं मिलेगा। खाली पैर चलिए, कम से कम कपड़े बदन पर हो, अकेले चलिए, मोबाइल सब घर में रख के चलिए, मोबाइल में रेडिएशन है, और लंबी लंबी श्वास लेकर के चलिए। भले 1 किलोमीटर चलिए लेकिन लंबी लंबी श्वास लेकर चलेंगे तो वायु का, पवन का स्पर्श आपको होता रहेगा, तब आप स्वस्थ होंगे। नीचे से आपको पृथ्वी का संपर्क मिलेगा, और जब लंबी लंबी श्वास लेंगे तो वायु का, पवन का संपर्क आपको मिलेगा। और सुबह सुबह का वातावरण जो है, कम से कम 6 बजे के बाद यदि आप टहलने निकलते हैं फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो वातावरण है, इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों रेज प्रचुर मात्रा में, और गामा रेज हमारे शरीर के लिए सबसे उपयोगी है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। और जैसे जैसे समय आगे भागती आती है गामा धीरे धीरे कम होती आती है। इसलिए जितना जल्दी जग सके फ्रेश होइए और तुरंत भागिए घर से बाहर, और घूम करके 2-3 राउंड लगा करके आ जाइए, काम में लग जाइए अपने। जितने भी बड़े व्यक्ति हुए हैं ज्ञान के मामले में, उन सभी की जीवनी आप पढ़िए, सभी सुबह जगते हैं। जितने भी लोग, भले वो घटिया से घटिया ही काम क्यों ना करता, लेकिन वो जगता सुबह, वो सुबह जगता है, यही उसकी सफलता का एकमात्र कारण है। अक्षय कुमार कौन सा पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर देखिए कहां से कहा, एकमात्र कारण है सुबह जगता है, सूर्य का दर्शन करता है और गायत्री मंत्र करता है। गोविंदा कौन से पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी सुबह जगते हैं, गायत्री का अनुष्ठान करते हैं, तो यहां से आप पहुंचे हुए। इसलिए पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। तो प्रेम का जो अक्षर है गायत्री मंत्र ही है। उसको जिस रूप में आप माने, उसको राम के रूप में माने, गायत्री के रूप में माने, जो आपके इष्ट आराध्य हैं, यदि उसके नाम स्मरण करते हुए आप चलेंगे तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा, इसमें गारंटी है। क्या? तो बीमार पड़िए तो हॉस्पिटल मत जाइए, जाइए प्रकृति की तरफ, नदियों के साइड चले जाइए, पहाड़ों में चले जाइए, जहाँ झरने वहां चले जाइए, चारों तरफ हरी वादियों वहां चले जाइए। जैसे यहाँ का वातावरण है, चारों तरफ पहाड़ है, मात्रा में नेगेटिव आयंस होते हैं, और नेगेटिव आयंस जो है हमारे शरीर में। इसलिए हॉस्पिटलों से बचिए, डॉक्टरों से बचिए, प्रकृति की तरफ जाइए, तब हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने का ये मूल मंत्र है। कोई भी डॉक्टर बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल नहीं जाता है, और डॉक्टर जब भी बीमार पड़ना हो तो हॉस्पिटल जाए, यदि स्वस्थ रहना हो तो प्रकृति के पास जाए। ये नहीं कह रहे हमारे ही पास आए, आप प्रकृति में जाए, जहाँ खुला वातावरण हो वहां जाए। पुराने समय में लोग पिकनिक मनाने जाते थे, छुट्टियां मनाने जाते थे पहाड़ों पर, ऐसी जगह जाते जहाँ खुला हो, लेकिन आजकल वो सब भी बंद हो गया। पैसे के चक्कर में लोग बस पैसा पैसा ही बस किए जा रहे हैं, और स्वास्थ्य को लोग गवाते में चले जा रहे हैं। तो ये स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है कि प्रकृति के शरण में जाइए, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, है ना। अगला लिखिए 7वां, रोगों की नहीं
रोगों की नहीं, रोगों की नहीं, रोगों की नहीं संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। रोगों की नहीं संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। रोगों की नहीं संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में किसी एक पर्टिकुलर रोग की हम चिकित्सा नहीं करते हैं। जैसे जो थायराइड वाले हैं उनको भी हम एनिमा दिए थे, जो घुटने दर्द वाले हैं उनको भी एनिमा दिए थे। तो अपने यहाँ रोगों का एकमात्र कारण है शरीर में जमी हुई गंदगी। उस गंदगी को आप निकालिए, धीरे धीरे सारे रोग आपके छटते हुए चले जाएंगे। इसलिए अपने यहाँ एक एक रोग को चुन चुन करके हम नहीं देते हैं। एलोपैथ वाले क्या करते हैं, एक कोई बीमार डायबिटीज वाले हैं तो डायबिटीज की दवा उनको पकड़वा देंगे। उसी व्यक्ति को यदि बीपी है तो बीपी की अलग से दवा देंगे। उसी व्यक्ति को यदि थायराइड है तो थायराइड की अलग से दवा देंगे। मतलब एक ही व्यक्ति को अलग अलग कंपोनेंट की दवा देते हैं। अब उन कंपोनेंट में कई सारे ऐसे कंपोनेंट है जो एक दूसरे के अगेंस्ट है, जो एक दूसरे के पावर को काटता है, लेकिन उनका ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको चाहिए कमीशन। तो वो सारे रोगों के अलग अलग टैबलेट, दुनिया भर के टैबलेट लिखते हैं। एक एक टैबलेट भी नहीं, ढेर सारे पर्चे भर देते हैं और काफी कीमती तो होती है उनकी। तो अपने यहाँ एकमात्र कारण है कि गंदगी है। गंदगी को किसी भी प्रकार से बाहर निकालिए, चाहे वो धूप में लेट करके निकालिए, भाप में बैठ करके निकालिए, एनिमा लेकर के निकालिए, जैसे भी निकालिए आप। इसलिए अपने यहाँ एक एक रोगों को चुन चुन करके नहीं निकालते हैं, बल्कि संपूर्ण शरीर को ही डिटॉक्सिफाई करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो रोगों की नहीं संपूर्ण शरीर की चिकित्सा होती है। अगला लिखिए, आठवां लिखे हैं। जीर्ण रोग, जीर्ण रोग, जीर्ण रोग, जीर्ण रोग, क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक बोलते हैं इंग्लिश में। जीर्ण रोग का उपचार, जीर्ण रोगों का उपचार, जीर्ण रोगों, जीर्ण क्रोनिक, जिन नहीं लिखना है, जीर्ण रोगों का टटडला न लिखेंगे। जीर्ण रोगों का इलाज, जीर्ण रोगों का इलाज आसानी से संभव, आसानी से संभव। क्रोनिक डिजीज, इसमें आपके सेकेंड स्टेज के कैंसर भी आते हैं, इसमें आपके सेकेंड स्टेज के कैंसर भी आते हैं। घातक रोग में चले जाते हैं फिर थर्ड स्टेज वाले कैंसर, लेकिन उसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना होगा। यदि संयम रखेंगे, धैर्य होगा आपके पास, तो थर्ड स्टेज के कैंसर भी आप ठीक कर सकते हैं। जैसे युवराज सिंह ने किया था, ब्रेन का ट्यूमर हो गया था, वर्ल्ड कप जीत करके आ चुके थे, लेकिन उन्हें बताया नहीं गया था कि आपको कैंसर हो गया। जब वर्ल्ड कप जब जीत चुका था इंडिया क्रिकेट में, उसके बाद उनको सीधा अमेरिका भेजा गया। यदि पहले ही बता दिया जाता तो हो सकता था नहीं जीत पाते हम लोग, क्योंकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट वही थे युवराज सिंह। ये सारा खेल जो है दिमाग का है। यदि किन्हीं को बोल दिया जाए कि आपको थर्ड स्टेज का कैंसर है, उसके बाद देखिए सारा बीपी शुगर सब चौपट हो जाएगा उनका, क्योंकि सारा खेल जो है दिमाग का है, शरीर का कुछ नहीं है। गुरुदेव कहते थे कि बीमारियां मन में जन्मती है और शरीर में पनपती है। ये शरीर हमारा ब्लैक बोर्ड है, जहां पर दिखती है बीमारी, लेकिन बीमारी का केंद्र जो है, पावर हाउस, वो है मन। इसलिए आपको बिठा बिठा के बार बार इतनी बातों में बताया जाता है। ये आपका यदि ठीक हो गया तो शरीर तो वैसे ठीक हो जाएंगे। तो ये है आपका जीर्ण रोग, क्रोनिक डिजीज। ये आपके आसानी से संभव है, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी समय लगेगी, लेकिन आसानी से प्राकृतिक चिकित्सा में संभव है। अगला लिखिए, एक पॉइंट अंतिम। अगला लिखेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा में निदान, डायग्नोसिस, इंग्लिश में लिखिए डायग्नोस, निदान बोलते हैं इसको हिंदी में। प्राकृतिक चिकित्सा में निदान, प्राकृतिक चिकित्सा में निदान, निदान सरलता पूर्वक, सरलता पूर्वक, प्राकृतिक चिकित्सा में निदान, ब्रैकेट में लिख लीजिए डायग्नोसिस, सरलता पूर्वक संभव, सरलता पूर्वक संभव। निदान मतलब डायग्नोस करना, आपकी बीमारियों को डायग्नोस करते हैं
और इन्हीं डायग्नोस के पीछे में 10-10 हजार 20-20 लाखों लाखों रुपए लेते हैं बाहर के जो डॉक्टर हैं। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतना बड़ा कत्ल खाना। और ये कोविड में आप सबने देखा खूब अच्छे तरीके से किस प्रकार से अपने परिवार के लोगों को देखने नहीं दिया गया, प्लास्टिकों में भर के कचरे की तरह जलाया गया कोविड के नाम पर। तो वहां पर क्या होता है, लाखों लाख रुपए आपके दुनिया भर के टेस्ट लिखेंगे, यूरिन टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, लिपिड प्रोफाइल कराओ, उसके बाद फिर लेकर के आओ, फिर उस पर दवा दुनिया भर के वो लिखेंगे। तो इसमें प्रश्न सबसे बड़ा ये है, जब सारा चीज जब वो लैब वाला ही करेगा तो फिर आप किए क्या? फिर 5 साल बैठ करके एमबीबीएस में आप 2 साल एमडी किए, 10 साल प्रैक्टिस किए, तो 15 साल की आपकी विद्या कहाँ गई जो आप लैब वाले के ही पर्चे पर आप लिखेंगे। और आप यकीन मानिए, यदि आप जो ब्लड दे करके आते हैं, उस ब्लड आप जैसे मुंह मोड़ करके आते हैं, ब्लड को आपको बेसिन में फेंक दिया जाता है। और आप यदि 10-20 यदि आप रिपोर्ट को मिलाएं तो एक दूसरे का रिपोर्ट आपको मिलेगा, केवल नाम उसमें चेंज होती है, बाकी सारी प्रोफाइल वही होती है। और ये हम आपको पता नहीं चलता। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल है उतने बड़े बड़े कत्ल खाने खोले हैं इसलिए हमारे यहाँ क्या प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद में कि वो सिर्फ आपके नाड़ी को देख करके बता देगा। ऐसे ऐसे वेद हुए हैं कि गेट के पास खड़ा है पेशेंट और यहाँ से बता देगा वो किस चीज का रोगी है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ विधा है जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही। तो आपके नाड़ी को देख करके बता सकता है व्यक्ति कि सप्ताह भर पहले आप क्या खाए थे, किस लिए बीमार है। तो ये छोटी छोटी चीजें निदान चिकित्सा, निदान बताने का, डायग्नोस करने का। आपके चेहरे को देख करके, आपके चाल चलने के तरीके को देख करके, आपके बात करने के तरीके को देख करके, आपके शरीर की आकृति प्रकृति को देख करके, खान पान क्या लेते हैं इसको पूछ करके आपकी बीमारियों का निदान संभव है नेचुरोपैथी में, जो कल और आज आप लोग किए हैं बैठ करके, है ना। तो कुछ तो आपका किए नहीं कि ब्लड चेक करा रहे हैं कुछ, वो तो आप लोगों की संतुष्टि के लिए शुगर और बीपी भी जांच कर देते हैं, नहीं तो वो भी केवल नाड़ी पकड़े पता चल जाए कि आपकी बीपी हाई है कि लो है, आप नहीं मानेंगे। इसलिए आपकी संतुष्टि के लिए मशीन रखना पड़ता है कितना क्या है नहीं, है ना। तो अपने यहाँ नेचुरोपैथी हो या आयुर्वेद हो, आयुर्वेद का ही भाग है प्राकृतिक चिकित्सा, वहीं से निकली है। शरीर शोधन की जो क्रिया है वो है नेचुरोपैथी या पंचकर्मा, ये कुछ कुछ उसके ही वेराइटीज हैं। तो आयुर्वेद की जो मूल सिद्धांत है नाड़ी का है, ठीक। अंतिम लिखिए 10वां पॉइंट, 10वां पॉइंट लिखेंगे, प्राकृतिक चिकित्सा में, प्राकृतिक चिकित्सा में, प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर, प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर, मन, आत्मा। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर कौमा मन कौमा आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर, मन, आत्मा तीनों की चिकित्सा होती है। और जहां नहीं होती है समझिए वहां पर आपको ठगा जा रहा है नेचुरोपैथी के नाम पर। इसलिए थ्री डायमेंशनल आपकी चिकित्सा होनी चाहिए, शरीर की भी हो, मन की भी हो और आत्मा की भी हो। और इसलिए आत्मा की चिकित्सा के लिए सुबह ध्यान है आपके लिए, शाम की नादियोग साधना है, ये केवल और केवल आत्मा के लिए, आत्मा का भोजन है ये ध्यान साधना। ये आपको कराते हैं सुबह ध्यान और शाम में नादियोग साधना। मन के लिए क्या है? मंत्र चिकित्सा, जो मंत्र की चैंटिंग कराते हैं सुबह में और शाम में, ये मन की चिकित्सा है। मरणात् त्रायते सा मंत्र, जिसके मरण करने से मन को शांति मिलती है, कल्याण होता है, वह मंत्र है ना। तो मन की चिकित्सा सिर्फ और सिर्फ मंत्र से हो सकती है, इसलिए आपको मंत्रों की चैंटिंग कराई जाती है। तो मन की हो गई और आत्मा की हो गई, बाकी शरीर के लिए आपकी चली रही है, योगा करा रहे हैं या खान पान करा रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, सब शरीर के लिए चिकित्सा है। तो ये जहां होती है समझिए वहीं आपको पूरी पैकेज मिल रही है नेचुरोपैथी की। हालांकि सब जगह नहीं मिलती है ये सब, केवल शरीर पर फोकस किया गया है, बाहर में जितने भी सेंटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको विशेष मिल रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है, तो खूब बटोरिए इस चीज को। तो ये आपके 10 सिद्धांत थे जिसको रिपीट करेंगे शाम वाले क्लास में। अब आगे चिकित्सा के लिए हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन यदि हो तो क्वेश्चन बाद में पूछेंगे आप लोग शाम में, ठीक है। नादियोग के बाद, भोजन के बाद एक बार क्लास और लगेगी 7:30 बजे। तो शांति पाठ करें, फिर चिकित्सा के लिए आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ लाइए सीने के पास, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। हाथों को रगड़िए, आंख से लगाइए।
बोले वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की, बोले गाजपति महाकाल की। सभी को प्रणाम, एक दूसरे को सब प्रणाम करें। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। अब अपनी अपनी किट को लेकर के पहुंचेंगे चिकित्सा के लिए। बहनें इधर पहुंचेंगी। बड़ी टावल और छोटी टावल आपके पास होनी चाहिए, कुछ हो या ना हो। बड़ी टावल छोटी टावल आपके साथ होनी चाहिए, और साथ में वो जो पूरी किट लेके जाइए, वो गर्म और ठंडी पट्टी भी चाहिए। गर्म ठंडी पट्टी जो दी है आपको, व्हाइट और ब्लैक वाली, वो भी चाहिए साथ में। अभी आप जाएंगे, दोनों की होगी भाप स्नान, तो भाप स्नान करेंगे, तुरंत स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद अपनी फॉल लपेट कराएंगे। जहां दर्द हो, जिनकी सीने में दर्द है सीने में बंधवाएंगे, इनके पेट की समस्या हो वो पेट में तो जरूर बंधवाइए, कहीं बंधवाए ना बंधवाए। घुटने में समस्या है तो एक पट्टी आपको दिए हैं, यदि दोनों घुटने में समस्या है तो एक पट्टी नंदू भैया से ले लेंगे, ठीक है। अब पहुंचे भाई सब, वहीं पहुंचे जहां आप लोग ले रहे थे साइनस, और बहनें यहाँ पीछे।